हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? आपका अभी आज इस चैप्टर का 6वां लेक्चर है। तो अगर आप शुरू से ये लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आप पीछे का रिवीजन भी साथ ही साथ करते जाएंगे और अच्छे से अपने नोट्स को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एनसीईआरटी हमको एकदम अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, कम से कम 3-4 बार, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो रहा उसको रीड करते जाइए ताकि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले वाले क्लास में शायद हमने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका एक और चीज़ ऐड था, मेमरी ग्लैंड्स वाला, जो कि फीमेल के लिए जो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसमें भी उसका रोल होता था। इसलिए हमने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल वाला एंड मेमरी ग्लैंड्स पूरा अच्छे से हमने भी उसको फिगर के साथ रीड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जैसा मैंने बताया था आपको कि जिस फ्लो में हमको पढ़ना है ये चैप्टर, वो पहला जो हमारा टर्म था उसका नाम था गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें जो आपका गैमेटोजेनेसिस होना है वो 2 टाइप से है। एक आपका है फीमेल का गैमीट बनना और आपका मेल का गैमीट बनना, ठीक है। फीमेल का भी गैमीट हमें बनाना है और हमको मेल का भी गैमीट बनाना है। तो इसमें गैमेटोजेनेसिस में जो प्रोसेस होती है मेल गैमीट बनाने की, वो उसका नाम होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कब से, जब हम फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उसमें भी हमने बात की थी अपने जेनेसिस वाले टर्म पे कि जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, किसी चीज़ की जनरेशन करना, किसी चीज़ को जनरेट करना, ओके। तो जेनेसिस एंड ये क्या है हमारा स्पर्मेटो का मीन्स है यहाँ पर मेल गैमीट से जो कि क्या होता है हमारा स्पर्म होता है। तो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो हमारी क्या करेगी? वो फॉर्मेशन करेगी आपके स्पर्म का, यानी कि आपके मेल गैमीट का ये क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि हमने क्या बात की? ठीक है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक था स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस है। गैमेटोजेनेसिस में हमको 2 गैमीट्स के बारे में पढ़ना है, एक हमारा मेल गैमीट, एक हमारा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट की जो बनने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद जो फीमेल वाले की है उसको हम oogenesis बोलते हैं, बट oogenesis हम आज नहीं पढ़ेंगे। हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और एक मैच्योर स्पर्म का, मैच्योर मेल गैमीट का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे आज की क्लास में, ओके। तो रेडी गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपना हम पहला टॉपिक डाल लें जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, चलो उसके पहले हम ये बात कर लें कि ये होता कब है ना। मतलब कि ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कब होती है इन मेल्स। तो जैसा कि हमने बात किया था कि गैमेटोजेनेसिस तब स्टार्ट होती है जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है। मतलब जब हम छोटे होते हैं, जब फिटल के फॉर्म में होते हैं, फिर हमारी ग्रोथ होती है, फिर ग्रोथ होते होते हम एक ऐसी स्टेज पर आ जाएं जब हमारी प्यूबर्टी आ जाए। मींस कि जब हमको ये एकदम हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये जो दिख रहा, मतलब दिखने में भी, मॉर्फोलॉजी से भी और आपके एनाटॉमिकली भी ऐसे चेंजेस आ जाएं जिससे कि आप मेल और फीमेल में एकदम डिफरेंस कर सकते हो। और मतलब कि प्यूबर्टी आने के बाद आपका क्या होता है, जैसे कि मेल्स में आपके दाढ़ी मूंछ वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, बियर्ड्स आ जाती हैं, और क्या होता है ये स्पर्मेशन वाली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, और क्या होता है उनकी वॉइस में चेंजेस आ जाता है,
उनके बॉडी में चेंजेस आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज में, चलने फिरने में, मतलब पूरे चेंजेस आ जाना। जब हम एडल्ट हो जाएं, जब हमारे में प्यूबर्टी आ जाए, तब जा करके ये जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस है वो मेल में होता है। मतलब कि जब प्यूबर्टी आ जाएगी इन द एज ऑफ 11 to 12 years, ठीक है, प्यूबर्टी अराइज, ठीक है, प्यूबर्टी जब अराइज हो जाएगी आपकी तो क्या होगा, ये थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब क्या हो जाए, प्यूबर्टी अराइज हो जाए मेल्स में, तब ये जो आपकी तब क्या करेगा, तब आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जहाँ पर हमने पढ़ा था आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, हमने पढ़ा था 2 पार्ट में, हमने मेल सिस्टम को पढ़ा था। एक हमारा क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक हमारा क्या था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हमने ये बात की थी, जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो आपकी टेस्टीज होती है, वो वही आपका क्या करती है, वही आपका मेल गैमीट का फॉर्मेशन भी करती है और उसकी डेवलपमेंट भी करती है। ये बात हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ रही थी, तब इस बात को हमने अच्छे से पढ़ा है और आपके स्ट्रक्चर को भी हमने डिटेल में स्टडी किया है और एनसीईआरटी भी कवर की है ना, पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वो देख लें, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, तो अब ऐसा क्या होता है कि ये जो आपकी प्यूबर्टी आते ही स्पर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ये पहले क्यों नहीं होता है, ठीक है, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें होती हैं उसका कंट्रोलमेंट होता है हार्मोन के पास। यानी हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आने हैं, जो भी चीज़ें होनी हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, या फिर कोई भी प्रोसेस, चलना फिरना, ये सब हमारा आपकी ग्रोथ होना, आपका जो कंट्रोल करता है वो होता है आपका हार्मोन, ठीक है। हार्मोन की सिक्रेशन से ही ये सारे जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में वो आते हैं। तो हर हार्मोन का अपना एक टाइमिंग है कि कौन सा हार्मोन कब रिलीज करवाना है, कब बंद करना है, कब उसको कैसे प्रोसेस वुमेन्स में करवानी है। ये सब नेचुरली आपके हार्मोन एक टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे हार्मोन हमको सिक्रिएट करना है। तो ये जो प्यूबर्टी वाला समय है, तभी हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन हमारे स्ट्रक्चर थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के हमारे स्ट्रक्चर था आपका कौन था, एक बार आपको फिर से हम रिवीजन करा देते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप अच्छे से फ्लो में आ जाओ। इफ रिवीजन नहीं किया है और अगर नहीं कर रहे तो बहुत गलत बात है, और नहीं लेक्चर लगाया है तो पहले वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो, उसके बाद यहाँ पर आओ। ओके, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये हमारा क्या था, ये हमारी थी टेस्टी, ठीक है। टेस्टी कैसी थी, पेयर में थी। अब टेस्टी में हमने बात किया था कि ये हमारी जो टेस्टी थी, इसके हमारे कितने थे, हमारे 250 इसके कंपार्टमेंट थे। हमने बात किया कि जो टेस्टी की जो एनाटॉमी है, यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो कैसा था, वो उसमें 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट थे। कंपार्टमेंट जिसका नाम था, यानी किसी को याद है तो बोलो, क्या नाम था, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ओके, ये आपके कितने हैं, इस टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 कंपार्टमेंट हैं, जिसको हम क्या बोले थे, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स बोले थे। इसके अंदर फिर हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। हर डिवीज़न में, हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको नाम होता था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। याद हो तो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मैंने बोला था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है यही आपका टेस्टी का इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसी के अंदर आपका क्या होगा, इसी के अंदर आपका मेल गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और इसका डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। मेल गैमीट क्या होता है, मेल गैमीट आपके टेस्टी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसमें आपके मेल गैमीट बनते हैं, लेकिन उसके कौन से पार्ट में, उसके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाले पार्ट में। आपकी टेस्टी के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका पहले तो आपकी टेस्टी हो गई एक, ठीक है, एक पूरा फ्लैट हो गया। उसमें हमने क्या किया था, 250 कंपार्टमेंट बताए थे कि हर टेस्टी में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसका क्या नाम होता है, टेस्टिक्युलर लोब्यूल नाम होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि उस हर एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में, यानी हर 250 में से हर एक
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 आपकी क्या पाई जाती है, एक हाईली क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर पाया जाता था जिसका क्या नाम होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर बढ़ा करके कि इसी में आपकी क्या पाई जाती है, 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती हैं आपकी सर्टोली सेल्स, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर हमने एनसीईआरटी से पढ़ा था। और एक आपका यहाँ पर प्रेजेंट होता है मेल जर्म सेल्स, जिसको हमने क्या बोला था, स्पर्मेटोगोनिया। और मैंने बोला था कि जो आपकी मेल जर्म सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स, जर्म मतलब मैंने बोला था कि जहाँ भी जर्म आ जाए तो वो भी क्या करेगा, वो उस चीज़ को जन्म देगा। ठीक है, उस चीज़ का जेनेसिस कराएगा, उस चीज़ का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये क्या है, मेल जर्म सेल्स है, यानी कि क्या करेगी, मेल वाले गेमीट का क्या करेगी, जन्म करेगी, यानी कि उसका फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो सर्टोली सेल आपकी होती है इसको नर्सिंग सेल भी बोलते हैं। और ये क्या काम करती है, ये इन आपके मेल जर्म सेल का क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। जो सारे आपके मेल जर्म सेल्स होंगे वो इसी के अंदर एम्बेडेड होंगे और एम्बेडेड होकर के आपसे वो मतलब वो सर्टोली सेल से क्या करेंगे, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेंगे। ये मैं फास्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये पहली क्लास में पूरा अच्छे से डिटेल में बता चुकी हूँ, ये सिर्फ मैं रिवीजन करवा रही हूँ। अगर आपने नहीं किया हो तो आपको फटाफट से याद आ जाए, डिटेल में हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपकी पहले की बात। अब बात मैं ये कर रही थी, जो मेन पॉइंट की बात थी कि ये होता क्यों प्यूबर्टी एज में है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो प्यूबर्टी आते ही आपके हाइपोथैलेमस, कहाँ याद होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमने 11th में माइंड पढ़ा है, 10th भी पढ़ा है, हाइपोथैलेमस। और नहीं याद है तो पहले माइंड वाला स्ट्रक्चर जाके पढ़ो, बहुत बहुत पीछे हो। हाइपोथैलेमस आपके माइंड का स्ट्रक्चर होता है। ओके, आपका माइंड होता है, उसके बीच में आपका हाइपोथैलेमस होता है, उसके नीचे थैलेमस होता है, फिर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। माइंड का ये स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस। ओके, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस सिक्रेशन करता है GnRH। ये सब आप हार्मोन्स पढ़ चुके हो इन पिछले वाले क्लास में 11th में। क्या होता है GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, हम सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो भी हमारे सेक्सुअल मतलब ये क्या करता है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक LH और एक FSH, जो कि मेल और फीमेल दोनों में सिक्रीट होते हैं और प्यूबर्टी आने के बाद सिक्रीट होते हैं। ठीक है, जब मेल फीमेल और प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो हाइपोथैलेमस मतलब हमारे सारे जो आपके जो सेंस हैं वो आपके माइंड से ही जुड़े हुए हैं। कब क्या चीज़ सिक्रीट करना है वो आपका माइंड ही ऑर्डर देता है सारी चीज़ों को रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट क्या करेगा, GnRH सिक्रीट करेगा और वो सिग्नल भेजेगा आपके किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, स्पेलिंग गलत होगी तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे आपको सिग्नल भेजेगा कि आप क्या करो, GnRH हार्मोन को रिलीज करवाओ। कहाँ पर, आपके ये टेस्टिरोन मतलब वहाँ पे लेडिंग सेल्स पे। ठीक है, कहाँ पे, लेडिंग सेल्स पे। प्यूटरी लेडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट थी, लेडिंग सेल्स जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाला पार्ट था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाले पार्ट में इन दोनों सेल के अलावा जब जो खाली स्पेस बचता था उसमें क्या प्रेजेंट होती थी, उसमें प्रेजेंट होती थी लेडिंग सेल्स। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेडिंग सेल क्या करती हैं, लेडिंग सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते थे। हमने बोला था कि आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपके 2 प्रकार के सेल पाई जाती हैं, एक आपकी क्या होती है, एक होती है सर्टोली सेल और एक आपकी होती है मेल जर्म सेल। ओके, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल्स के बाद बीच में कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब कि सेल के बीच बचने वाला खाली स्थान को हम क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसमें सेल प्रेजेंट होती थी जिसको हम क्या बोलते थे, लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। ओके, ये होता था, ये क्या करती थी, ये आपका सिक्रीट करती थी एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन मेल्स में सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल में जो भी सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स है वो डेवलप होते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं, एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। किस हार्मोन की वजह से, एंड्रोजन। और फीमेल में किससे, ईस्ट्रोजन। ओके,
तो ये बात मैंने बताई थी। तो ये क्या करेगा, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी, ठीक है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्या करेगी, जाएगी आपके लेडिंग सेल्स पे, ठीक है, लेडिंग सेल्स पे क्या करेगी, आपको ये ऑर्डर देगी कि आप हार्मोन सिक्रीट करो, ठीक है, हार्मोन सिक्रीट करो। लेडिंग सेल पे कौन वाला काम करेगा, आपका LH वाला, ठीक है। लेडिंग सेल्स क्या सिक्रीट कर देगी, एंड्रोजन सिक्रीट कर देगी। एंड्रोजन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो कि ये क्या करेगा, ये जाके टेस्टिस से बोलेगा कि भाई अब मेल जर्म लेयर में क्या कर दो, डिवीजन करना चालू कर दो। तो ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपके जो मेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन करवाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और आपका FSH हार्मोन क्या करता है, FSH हार्मोन आपका जाएगा सर्टोली सेल्स के पास और सर्टोली सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा यानी कि उसको एक्टिव कर देगा, ठीक है। सर्टोली सेल को क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा, या फिर उसको, FSH का फुल फॉर्म होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट का मतलब होता है उस चीज़ को एक्टिव कर देना, कोई सोया हुआ है उसको जगा दो, भाई चलो उठो अब तुम अपने काम पे लग जाओ, इस तरीके से उसको क्या करेगा, जाकर के एक सिग्नल देगा, जाकर के उसको जगा देगा कि भाई अपने काम पे लग जाओ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। और LH का क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग, स्पेलिंग मिस्टेक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH का फुल फॉर्म। चलो इसको अभी हम अच्छे से बना देते हैं। देखो क्या मैं बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जब मेल्स में प्यूबर्टी की एज आ जाती है तो प्यूबर्टी आने के बाद आपका चालू हो जाता है सिक्रेशन GnRH हार्मोन का। ये कहाँ से, सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाएगा कि भाई अब मेल्स में प्यूबर्टी आने की एज आ चुकी है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको मेल गैमीट का सिक्रेशन चालू करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी मेल्स में चेंजेस होते हैं वो करने पड़ेंगे। तो पहले हमको चेंजेस वाला तो पढ़ना नहीं है, हमको क्या पढ़ना है, हमको अपना पढ़ना है कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, हमको ये पढ़ना है। तो हमने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने GnRH हार्मोन का सिक्रेशन कराया और प्यूबर्टी को, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन का मतलब पूरे हार्मोन का बोल सकते हैं, कुछ हार्मोन को छोड़ करके पूरा का पूरा हार्मोन का जो कंट्रोलमेंट पावर है ना वो किसके पास है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा रिलीज हो जा तो रिलीज होगा, फिर वो बोलेगा स्टॉप हो जा तो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कब कौन सा हार्मोन सिक्रेट करना है कि पूरा जो एक पावर कंट्रोलमेंट पावर है ना वो किसके पास है, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास है। लेकिन इसका भी बॉस कौन है, हाइपोथैलेमस, कुछ हार्मोन्स के लिए। पर अभी इतना याद रखो कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा LH और FSH का सिक्रेशन चालू कर देगा, ठीक है। GnRH हार्मोन्स होते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, जिनको हम लोग सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, जो मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें होती है उसको क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन आपका कंट्रोल करेगा, ठीक है, जो सेक्सुअल वाला पार्ट है। इतनी बात समझ में आई। अब GnRH हार्मोन में दो होते हैं, एक कौन सा, एक होता है आपका LH जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक आपका होता है FSH जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतनी बात समझ में आ गई, दो हार्मोन्स LH और FSH, ओके। ये कब सिक्रीट होंगे, प्यूबर्टी आने के बाद। कब कैसे होंगे, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी क्या करेगी, वो जा करके सिग्नल देगी आपके लेडिंग सेल्स को, ओके। चलो अब कैसे होता है एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते हैं और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। चलो ये हो गया। GnH हार्मोन जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ये क्या काम करेगा, ये अब दो तरीके का हार्मोन सिक्रीट होगा, एक कौन सा, LH
और एक कौन सा, FSH। फुल फॉर्म देख लेते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, हार्मोन। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप की सेल प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी, एक आपकी सर्टोली सेल और एक आपकी मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। दो टाइप की सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन दो सेल टाइप्स के अलावा उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक सेल प्रेजेंट है, लेडिंग सेल्स। क्या प्रेजेंट है, लेडिंग सेल्स, जो कि एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करती है और एंड्रोजन हार्मोन की वजह से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन मेल्स। इतनी बात समझ में आई। एंड्रोजन हार्मोन से एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बात समझ में आई। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका LH हार्मोन कहाँ पे जाएगा, आपका LH हार्मोन जाएगा आपके लेडिंग सेल्स पे। ओके, कहाँ पे जाएगा, लेडिंग सेल्स पे जाएगा। और लेडिंग सेल्स क्या करेंगी, फिर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का मतलब एंड्रोजन सिक्रीट कराएंगी, और एंड्रोजन से क्या हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एंड्रोजन। एंड्रोजन ही क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करेगी, जो कि मतलब आपके इस मेल गैमीट जो आपका मेल जर्म सेल है उसमें क्या करवाएगी, डिवीज़न करवाएगी। और वो डिवीज़न करके कैसे स्पर्म बनेगा, इसके अभी हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम हार्मोन का बात कर रहे हैं कि प्यूबर्टी आने के बाद किस तरीके से हार्मोन का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा और फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है स्पर्म की वो शुरू हो जाएगी। किस वजह से हो रही है वो हम देख रहे हैं, हार्मोन की वजह से। कब हो रही है, प्यूबर्टी आने के बाद। प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन का रिलीज चालू हो जाता है और जाके पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि आप क्या करो, आप जा करके मेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये हार्मोन सिक्रीट करो, ताकि जो प्रोसेस हमको करनी है इस एज में वो हम कर सकें स्टार्ट। ओके, इतनी सी बात। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और क्या हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ पे काम करेगा, ये आपका काम करेगा सर्टोली सेल पे। ठीक है, ये कहाँ काम करेगा, सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। किसको, आपके मेल गैमीट्स को क्या करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और सर्टोली सेल को हम नर्सिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि नर्सिंग सेल क्या होती है, और ऑप्शन दे दे जिसमें से एक ऑप्शन आपका सर्टोली सेल्स भी हो, तो आपको क्या टिक करना है, सर्टोली सेल्स। बात समझ में आ गई। चलो, तो ये हमारा हो गया हार्मोन का, जो भी हार्मोन वाला फंडा था वो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया कि प्यूबर्टी आने के बाद ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका मेल गैमीट का फॉर्मेशन है वो शुरू होता है। इसके पहले क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके पहले ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात, क्यों प्यूबर्टी एज में होता है, ये क्लियर। अब नेक्स्ट देखें हम कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन जब उन हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाले पार्ट पे पड़ेगा, तो उन दोनों सेल में कैसे चेंजेस आएंगे, कैसे माइटोसिस मियोसिस क्या होगा जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, वो हम आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो प्रोसेस का हमारा क्या नाम है, जिस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये यहाँ वाली हमने बात की थी कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्यूबर्टी एज में होता है। एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का बड़ा सा, जिसमें जो भी हम चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर नोट करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपके टेस्टीज का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं, सर्टोली सेल और आपके मेल जर्म सेल, और साथ ही जो खाली स्पेस है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम लेडिंग सेल भी बोलते हैं। वो सब बनाएंगे ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए।
ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से क्या होता है, सर्टोली सेल से आपके मेल गैमीट को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके चलो अब हम देख लेंगे आपके उसको मेल जर्म सेल, मतलब कि आपकी स्पर्मेटोगोनिया। देखो जब वो स्पर्मेटोगोनिया एज में है ना, तब भी सर्टोली सेल से ही अटैच है। जब मतलब एकदम इनिशियल स्टेज में है, जब इसका अभी स्पर्म बनने का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तब से ये जो स्ट्रक्चर है वो सर्टोली सेल में ही एम्बेडेड होता है। और लास्ट तक जब पूरा का पूरा मेच्योर स्पर्म बन जाएगा, उसके बाद भी ये एम्बेडेड होता है किसमें, सर्टोली सेल में। यानी सर्टोली सेल मान लो इसका पेरेंट है, माँ पापा जो भी मान लो, जो भी है एक ही है, और इसी से इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है और इसी के अंदर वो अपना प्रोटेक्शन फील करता है, उसी के अंदर एम्बेडेड घुसा हुआ रहता है। किसमें, सर्टोली सेल में। कौन, मेल जर्म सेल से लेकर पूरा आपका मेल गैमेट जो पूरा मेच्योर स्पर्म बनने तक किसमें एम्बेडेड रहेगा, सर्टोली सेल में। ठीक है, ये आपका क्या है, मेल जर्म सेल है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। आपकी एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एकदम एक में पूरा मैच कर दिया है, जिसकी वजह से क्लियरली आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, अलग से एक स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी सब क्या है, ये आपकी है मेल जर्म सेल्स। थिकनेस कर लें ताकि जल्दी से कलर हो जाए। ठीक है, आपकी हमने क्या बनाई है, ये स्ट्रक्चर, ये हमने बनाई है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं लिखने में, नहीं तो फिर पूरा जगह खत्म हो जाएगा लिखने में ही। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमने बनाई है, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या है, जब मैंने कि जैसे कि आपको बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होती है आपकी लेडिंग सेल्स। इतना तो पता है आपको, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो वो लेडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी आपकी इधर ही कहीं। ठीक है, ये पूरा मिट गया, फिर से बना लेते हैं, दूसरा कलर लेके आपकी लेडिंग सेल भी दिखा देते हैं। ठीक है, मान लो ये आपकी क्या है, लेडिंग सेल्स है, बहुत सारी रहेंगी बीच वाले स्पेस में। क्या है आपकी लेडिंग सेल। लेडिंग सेल को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जो कि आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के खाली वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स क्या करेंगी, ये आपका एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी। कैसे करेंगी, अभी हम पीछे हार्मोन वाला जो भी हमारा एक टॉपिक था उसको हमने क्लियर किया कि किस तरीके से कब ये हार्मोन लेडिंग सेल्स कब एक्टिवेट होंगी और कब आपका एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करेंगी, जिससे मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होगा। और ये एंड्रोजन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है। टेस्टोस्टेरोन स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगा, जो कि क्या करता है, आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन का जो चीज़ है वो स्टार्ट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या देखना है, अब अभी जब हम करने जा रहे हैं डिवीज़न। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस। चलो अब हम अपना मेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपकी मेल जर्म लेयर है उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, यही, सॉरी स्पर्मेटोगोनिया, ये तो लास्ट वाला पार्ट है। जो आपकी मेल जर्म लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या है, ये मेल जर्म सेल थी। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप्स की सेल प्रेजेंट थी, एक स्पर्मेटोगोनिया और एक क्या प्रेजेंट थी, सर्टोली सेल, जो कि हमने अभी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक बड़ा स्ट्रक्चर ही बनाया है। हम जो जो प्रोसेस करेंगे वो हम उस स्ट्रक्चर में ऐड करते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओके, चलो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया से।
अब ये स्पर्मेटोगोनिया कैसी है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। कैसी है? डिप्लॉयड। जो भी स्ट्रक्चर मतलब स्टार्टिंग में पेरेंट का एक तरीके से ये पेरेंट का काम ही कर रही है ना, मदर का काम कर रही है। यही सेल जब डिवाइड करेगी तो आपका गैमीट बनेगा। तो जो भी आपकी मदर सेल रहने वाली है, जो भी सेल आपके गैमीट का फॉर्मेशन करने वाली है, वो क्या होगी? हमेशा 2n होगी। ठीक है, हमेशा डिप्लॉयड होगी। ओके, तो ये कैसी हो गई आपकी? ये हो गई आपकी डिप्लॉयड, यानी कि 2n होगी। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है वो कम होगी। ठीक है, और मतलब कम है ज़्यादा, लेकिन जितने स्पर्म बनने हैं लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनने हैं। कितने? 200 से 300 मिलियन, इतने ज़्यादा स्पर्म बनाने हैं, जिसके वजह से ये जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है वो कम पड़ जाएगी। इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें ये पहले क्या करेगा? जब प्यूबर्टी आएगा तो ये करेगा माइटोसिस। माइटोसिस क्या होती थी? कौन सी प्रोसेस? जो एक सेल से 2 सेल बनाती थी और उसके प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता था। मतलब कि माइटोसिस कैसी प्रोसेस है? ये आपकी एक सेल होगी, एक सेल से क्या बनाएगी? 2 सेल बनाएगी, और अगर ये सेल 2n है तो ये सेल भी कैसी होगी? 2n ही होगी। माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि इसको हम बोलते हैं कि रिडक्शनल एंड कौन सा होता है आपका? मतलब वैसे ही डिवीजन होगा जैसे ही आपकी कोई भी चेंजेस सेल में नहीं आएंगे। जैसे आपकी मदर सेल होगी वैसे ही आपकी जो डिवाइड करने के बाद भी वैसे ही ये सेल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है माइटोसिस वाला प्रोसेस। और माइटोसिस कैसा प्रोसेस है? सिंगल स्टेप प्रोसेस है, यानी कि ये एक बार में पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लास 11th में सेल डिवीजन में आप इसको डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे करके पूरा पढ़ते हो। तो ये आपकी माइटोसिस कैसी होती है? इतना याद रखो, माइटोसिस सिंपल से क्या है? एक सेल से 2 सेल बनने का। और ये कैसा होता है आपका? सेम इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि इक्वल पार्ट बटता है। इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन होता है मतलब कि जैसा आपकी मदर सेल में प्लॉइडी होगी वैसे ही आपकी जो डॉटर्स होंगी वैसे ही उनमें भी प्लॉइडी होगी। इतनी बात हो गई, यानी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। और इसको क्या करना है? इसको अपनी संख्या बढ़ानी है। अगर ये मियोसिस कर लेता तो इसकी जो प्लॉइडी होती है वो चेंज हो जाती, यानी सेल में क्या हो जाता? चेंजेस हो जाता। इसलिए पहले कौन सी प्रोसेस होगी? पहले आपकी माइटोसिस प्रोसेस होगी। आप माइटोसिस, मियोसिस एकदम ध्यान से सुनेंगे, इस पूरे प्रोसेस को एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस करोगे। ओके, चलो क्या बोला मैंने? स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगी? सबसे पहले होगी माइटोसिस। और माइटोसिस कैसी होती है? सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है। क्यों मैं सिंगल बोल रही हूँ अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि मियोसिस में 2 स्टेप में होता है। माइटोसिस करके ये क्या बना लेगी? ये बना लेगी, अब इस का नाम हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इस सेल का नाम बदल जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया से क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगा। ओके, डिवाइड होगा, कुछ सेल क्या बन जाएंगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कुछ वापस से डिवीजन के लिए चली जाएंगी स्पर्मेटोगोनिया के। फिर इस तरीके से करते करते आपकी बहुत सारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बहुत सारी बन जाएंगी। क्योंकि हमको क्या करना है? हमको बहुत हाईली अमाउंट में अब अपने मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना है। इस वजह से हम पहले क्या किए? माइटोसिस कर करके जो आपकी मेल गैमेट बनाने वाली सेल थी, मदर सेल थी, जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनिया, उसकी संख्या बढ़ाए। ठीक है, माइटोसिस करके संख्या बढ़ाए। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक प्रोसेस हो चुकी है, इसका नाम हो गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये कैसी सेल है आपकी? डिप्लॉयड है। अब इसमें होगा मियोसिस। फर्स्ट क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। आपका जो मियोसिस होता है ना वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल का मतलब होता है कम हो जाना, रिडक्शन हो जाना। ये आपका मदर सेल कैसा है? 2n है, तो डॉटर सेल कैसी हो जाएगी? nn हो जाएगी। यानी जो इसका क्रोमोसोम्स की जो प्लॉइडी लेवल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपका जो गैमीट होता है वो मैंने आपको बताया था, सबसे शुरू से बताते आ रहे हैं कि गैमीट की प्लॉइडी हमेशा n होगी।
ठीक है, वो हमेशा गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो हमें मदर सेल से अगर हमको गैमीट चाहिए तो हमको उसमें क्या करना पड़ता है, मियोसिस करना पड़ता है, क्योंकि हमको गैमीट कैसा बनाना है, हैप्लॉइड। क्यों बनाना है, क्योंकि गैमीट हैप्लॉइड ही होते हैं, कोई भी गैमीट आपको कभी भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस 2 स्टेप में होती है। पहले एक सेल से आपकी क्या बनती है, 2 सेल। ठीक है, तो अगर मैं इसको मियोसिस कर दूं, इसको मिटा करके यहाँ पे स्टेप समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक सेल से आपकी 2 सेल बन जाएगी, जिसका क्या हो जाएगा, ये इक्वेशनल डिवीजन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया, ये कम हो गया, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या है आपका, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट है। अब इसके बाद जो डिवीजन होता है सेल में, वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, मतलब कि इक्वेशनल। अगर ये n है तो जो डिवाइड होकर भी सेल क्या बनाएगी, n बनाएगी। अब बोलोगे मैम समझ ही में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्लास 11th की बात है, जो कि पूरा डिटेल में ये पूरा कैसे होता है ना, पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है सेल साइकिल सेल डिवीजन में, क्लास 11th में। ठीक है, तो ये अभी क्या बता रहे हैं, अगर नहीं याद समझ में आ रहा तो रट लो अभी के लिए, क्योंकि ये जाना ज़रूरी है। मैंने क्या बताया, मैंने बोला मियोसिस कैसी प्रोसेस होती है, मियोसिस 2 स्टेप की प्रोसेस होती है, जिसमें एक सेल से 4 सेल बननी है, और उन सेल्स का जो प्लॉइडी लेवल है वो चेंज हो जाना है, यानी 2n से क्या हो जाना है, n हो जाना है। ओके, तो ये n कब होगा, ये n पहले स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप कैसा होगा इसका, रिडक्शनल होगा। पहले स्टेप में जो उसकी क्रोमोसोम्स का 2n था सेट वाला, वो कैसा हो जाएगा, n हो जाएगा। उसके बाद अब आधा n नहीं हो सकता। ठीक है, या तो 2n होगा 3n होगा, आधा n नहीं होगा। तो ये जब दूसरी बार डिवाइड करेगा, यानी कि मियोसिस सेकंड करेगा, तो ये कैसा रहेगा, ये n का n ही रहेगा। और जो इसकी प्रोसेस होती है ना, जिस तरीके से ये डिवाइड सेल होता है, वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, कि माइटोसिस से क्या होता है, 2n से 2n ही बनता है। तो जिस तरीके से आपका माइटोसिस होता है ना, उसी तरीके से आपका मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस भी होती है, जिसका डिटेल आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, चलो अब अपना यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मियोसिस फर्स्ट में ही आपका प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाएगा, और एक सेल से आपकी बन जाएगी 2 सेल। ठीक है, ये बन गई, और इसका जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बार प्रोसेस हो चुकी, 2 बार। पहली बार में प्राइमरी, दूसरे बार में सेकेंडरी, ऐसे ही चलता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो ये अब क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, नाम चेंज करते जा रहे हैं, स्टेप चेंज करते जा रहे हैं, बहुत चेंजेस हो रहे हैं, हर लेवल पे हो रहे हैं इस प्रोसेस के, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। फिर से मैं बता रही हूँ, स्पर्मेटोगोनिया जो आपकी मेल जर्म सेल थी, कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, उसमें हुआ सबसे पहले माइटोसिस, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए। ओके, बढ़ाने के लिए पहले माइटोसिस किया। माइटोसिस कैसा प्रोसेस था, सिंगल स्टेप प्रोसेस था। उससे क्या बन गई आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन उसकी जो प्लॉइडी लेवल था वो सेम ही था। ठीक है, उसके बाद आपको गैमीट बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ता है। पहला स्टेप मियोसिस का हुआ, एक सेल से 2 सेल जब बना, तो इसका जो 2n से क्या हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया, और इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, अब आगे देखेंगे, अब जब इसमें होगा मियोसिस 2, तो इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 में अब आपका बन जाएगा स्पर्मेटिड। क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड। ठीक है, यह पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये पूरी प्रोसेस आपकी। ठीक है, ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका स्पर्मेटिड बन चुका है, यानी कि अब ये स्पर्म बन चुका है, लेकिन ये डेवलप स्पर्म, मैच्योर स्पर्म नहीं है। अब इसको मैच्योर करने के लिए एक प्रोसेस ऐड करनी पड़ती है, जिसका नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस 2 डिफरेंट वर्ड है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अब यहाँ पर होगा आपका स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये आपकी प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका एक मेच्योर स्पर्म बन जाएगा। इसका जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है, फिर इसका हेड होता है, फिर मिडल रीजन, फिर इसकी टेल, पूरा
एक मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है जिसका नाम होता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, इट इज नथिंग बट इट इज स्पर्म, मेच्योर स्पर्म। ओके, ये रही आपकी पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की। सिंपल सी प्रोसेस बिल्कुल थी, बिल्कुल हमने डिटेल में इसको समझा। कैसे समझा फिर से एक बार देखेंगे। क्या था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आपकी क्या थी, आपकी थी मेल जर्म सेल्स जो कि कहाँ प्रेजेंट थी, आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ओके, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप है माइटोसिस। माइटोसिस क्यों कर रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमको बहुत सारे स्पर्म बनाने हैं, इस वजह से हम किए माइटोसिस और खूब सारा 2n वाला सेल बना लिए। ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा, पहला स्टेप में बन जाएगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद अब इसमें होगी मियोसिस फर्स्ट, जिससे आपका बन जाएगा हैप्लॉइड सेल। ठीक है, हैप्लॉइड सेल, और इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस फर्स्ट हो चुका है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन चुके हैं। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 होने के बाद क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड। क्या बन जाएगा, स्पर्मेटिड। ये स्पर्म बन चुका है, लेकिन इसमें जो भी स्पर्म का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि उसका हेड, उसका नेक, उसका टेल, एक पूरा मेच्योर जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं बना था। तो वो जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटो अलग है, स्पर्मियो अलग है। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें क्या होगा, आपकी जो पूरा स्पर्म का बॉडी स्ट्रक्चर है वो पूरा फॉर्म हो जाएगा, और ये पूरा मेच्योर स्पर्म कहलाता है स्पर्मेटोजोआ। ओके, तो ये आपका पूरा प्रोसेस क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस का। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो एक बार हम उस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था। जितना भी चीज़ें बनी है ना, सब इसी में एम्बेडेड होगी। अलग अलग कलर से पॉसिबल होगा तो देखते हैं बनाना। सबसे पहले आपकी क्या बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसे थी, 2n थी। ठीक है, तो ये भी इसी में एम्बेडेड रहेगी। इससे डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इससे डिवीजन हुआ है सेल का, सेल डिवीजन क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ था। ये क्या बनी है आपकी, ये आपकी बनी है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये सारी स्ट्रक्चर ना आपकी वो जो सेमनीफेरस वाला ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर है ना आपके एनसीईआरटी में, उसमें दिया हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, और यहाँ से फिर क्या बनी, ये आपकी बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। पता नहीं विजिबल है कि नहीं ये कलर आपको, मैं यही बना लूँ, ये बना लेती हूँ। ठीक है, ये आपकी बन जाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये कैसी है आपकी, ये तो आपकी 2n थी, और ये कैसी है आपकी, ये है आपकी हैप्लॉइड यानी कि n, और इसका क्या नाम है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स आपकी कैसी है, हैप्लॉइड है यानी कि n है। इसके बाद अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स को थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ठीक ठाक बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन गया है, स्पर्मेटिड। कब, जब आपका मियोसिस सेकेंड हुआ है। ये आपका क्या हुआ है, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे आपका हुआ है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, ये क्या बन गया है आपका, स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड से बन जाएगा प्योर आपका, मतलब मेच्योर आपका, ठीक है, जो प्रोसेस कहलाएगी आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहलाएगी, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये था आपका पूरा का पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक पूरा डिटेल स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। अब ये पूरा का पूरा, मतलब पूरा जैसे कि मेल जर्म लेयर से लेकर के पूरा स्पर्म बनने तक ये किसमें एम्बेडेड है, आपके सर्टोलिस सेल में। लेकिन अब तो इसको बॉडी से बाहर भी रिलीज होना है ना। अब बॉडी से बाहर रिलीज होने के लिए एक लास्ट प्रोसेस होगी, सर्टोली सेल्स से निकलने की प्रोसेस। और इसके जो सर्टोली सेल्स का जो ल्यूमेन है, जो भी इसका खाली जगह है ल्यूमेन है, उसमें आने की जो प्रोसेस होगी वो कहलाती है स्पर्मिएशन।
स्पर्मिएशन का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी से सिक्रीट करना। स्पर्मिएशन का मतलब होता है सेल, जो आपका मेल गैमीट है वो सर्टोली सेल से जो एम्बेडेड था ना सर, उसका घुसा हुआ था इसके अंदर, उससे बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। यानी कि अब फाइनली स्पर्म कहाँ आ जाएगा? ये पूरा ल्यूमेन वाले पार्ट में आ जाएगा। इस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन। होपफुली आपको एक एक टर्म बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस टर्म का क्या नाम है और वो प्रोसेस किस तरीके से हो रही है। मैंने सारे आपको हार्मोन्स के बारे में बताया कि प्यूबर्टी आने के बाद ये हार्मोन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से ये सारे जो चेंजेस, जो पूरा साइकिल बनना चालू हो गया है आपके टेस्टिस के सेमीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आपको पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बस छोटा सा चीज़ बाकी है, आपका एक स्पर्म का फुली डेवलप अलग से स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसको उस पूरे स्ट्रक्चर का काम क्या है वो पढ़ लेंगे। तो आज हम हमारा का जो स्पर्मेटोजेनेसिस वाला के बाद का भी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम कल स्टार्ट कर देंगे अपना oogenesis। तो 5-10 मिनट का और लेक्चर रह गया है, वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। आपका हम बनाने जा रहे हैं मेल, या फिर स्पर्म लिख लेते हैं ना पूरा, तो जल्दी हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये हो गया उसका जो हेड वाला रीजन है वो। उसके बाद इस पर एक टोपी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये थोड़ा सा ना नोकीला होता है साइड से, क्यों होता है ये बात करेंगे। उसके बाद ये उसका नेक वाला रीजन हो गया, ये उसका हो गया मिडिल रीजन। ठीक है, मिडिल रीजन के बाद ये जो नीचे जाएगी उसकी टेल, ये हो गई उसकी टेल। ठीक है, कुछ इस तरीके से सिंपल सा आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, जो कि 200 से 300 मिलियन सिक्रीट होता है इन सिंगल इंटरक्वाइटस में। ठीक है, यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज। ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई क्लास 9, क्लास 8, क्लास 10 पूरा पढ़ते आते हो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा का घर हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब सेल में जो एनर्जी स्टोर, जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सेल को इतना स्विम करना है, इतना ज़्यादा विग्रस मोटिलिटी उसको रखना है फीमेल वाले पार्ट में पहुंचने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इसके जो मिडिल वाला पार्ट है इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे आपके पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका रीजन है मिडिल पार्ट। ये रीजन क्या है आपका? हेड। पूरा ऐसे आपको नेमिंग भी करनी आनी चाहिए। ये रीजन क्या है आपकी? टेल। ठीक है, और ये बीच वाला आपका क्या है? मिडिल पार्ट, सॉरी नेक रीजन। मिडिल पार्ट तो हो गया ना, ये क्या है? स्पर्म की नेक है। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अंदर प्रेजेंट होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड किस लिए होगा बता दिया मैंने। गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सब बेसिक बातें हैं। न्यूक्लियस बीच में, सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि क्रोमोसोम्स डेंस वाला पार्ट होता है, जिसको हम डीएनए आरएनए ये सब बोलते हैं। ये सब आपका पहले वाला पार्ट है, अब पार्ट याद पता होना चाहिए आपको। हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म वाला। और ऊपर वाला रीजन प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम या एक्रोसोम जो भी बोलो, ये कैसा पार्ट होता है? ये एक्रोसोम आपका एक मतलब नोकीला पार्ट होता है। ये क्यों प्रेजेंट होता है? ये आपके ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए प्रेजेंट होता है। एक्रोसोम का क्या काम होता है? एक्रोसोम प्रेजेंट होता है फर्टिलाइज, एक्रोसोम प्रेजेंट फॉर फर्टिलाइज ओवम।
फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। इसको फर्टिलाइज करने जब ओवम होता है, ओवम को जब बहुत तेज़ी से जब विग्रस मोटिलिटी के साथ जब इंटर करता है फीमेल बॉडी में, तो वो क्या करेगा, जो उसको उसमें इजेक्ट होने के लिए उसको एक नोकीला कुछ ज़रूरत है ना, किस तरीके से वो कैसे अंदर जाएगा, उस एंट्री के लिए यहाँ पर एग्रोसोम में कुछ केमिकल्स होते हैं। जब वो ओवम के पास जाता है तो वो केमिकल इंट्रैक्शन होगा, उसके बाद वो क्या करता है, ओवम में एंट्री कर लेता है स्पर्म और बना लेता है जाइगोट। और एक स्पर्म एक ओवम से मैच कर सकता है, फिर उसके बाद कुछ ऐसा केमिकल रिलीज हो जाएगा जिसकी वजह से बाकी स्पर्म फिर ओवम में एंट्री नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही इन मिलियन स्पर्म में से सिर्फ केवल एक स्पर्म ही क्या कर पाएगा, फर्टिलाइज कर पाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेल क्यों प्रेजेंट होती है, टेल प्रेजेंट होती है आपके मोटिलिटी के लिए। मोटिलिटी मतलब स्विमिंग, मोटिलिटी फॉर स्विमिंग, मतलब वो तैर के जाता है ना सीमेन लिक्विड में, वैसे कि मैंने पहले पढ़ा चुका है, फॉर स्विमिंग, ठीक। मोटिलिटी का मतलब होता है कि मतलब मूव करके जाना, और वो कैसे जाएगा, स्विम करके जाएगा, क्योंकि वो किस में प्रेजेंट होता है, वो प्लाज्मा में ना, स्पर्मेटोप्लाज्मा हमने कुछ पढ़ा था, सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म होता है जिसको हम पूरा क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। तो ये किसके लिए टेल प्रेजेंट होती है, स्विमिंग के लिए। नेक वाला पार्ट, भाई हेड के नीचे नेक प्रेजेंट होता है, उसके बाद नीचे जो मिडिल वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं आपकी एनर्जी, ठीक है। और आपका एक्रोसोम वाला पार्ट क्या करता है, फर्टिलाइज ओवम करने का काम करता है। अब इसके बाद एक बात और याद रखनी है, कम से कम 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज, sperm release in every intercoitus, इंटरक्वाइटस या फिर इंटरकोर्स, इंटरक्वाइटस ही कर लो, कोई बात नहीं है, ओके। मतलब जब भी इंटरक्वाइटस होगा फीमेल बॉडी में, तब इतने सारे स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं। अब एक कुछ और बातें जाननी है, इन मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में लगभग 60% में 60% जो आपके स्पर्म है वो कैसे होने चाहिए, वो मतलब परफेक्ट शेप एंड साइज के होने चाहिए। मतलब इतने सारे होने के बाद भी ये इतने वीक होते हैं कि मान लो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो जाकर के ओवम से फ्यूज़ कर पाए, इसीलिए वो इतने सारे निकलते हैं। कुछ तो क्या होते हैं फीमेल के, मतलब वो जो हमारा सर्वाइकल वजाना वाला पार्ट होता है, कुछ वहीं तक जा पाते हैं, कुछ उसके आगे तक जाते जाते उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। बहुत मतलब फ्यू स्पर्म्स ही होते हैं जो आपके फैलोपियन ट्यूब तक एक के पास जा पहुंचते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से लगभग 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, परफेक्ट शेप एंड साइज के होने चाहिए। और इन 60% में से 40% में हाई विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। हाईली विगरस, विगरस मतलब बहुत तेज, ठीक है, विगरस मोटिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये मतलब ओवम तक पहुंच पाएँ। अदरवाइज अगर कुछ लोगों में क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया होता है, मतलब बहुत कम स्पर्म रिलीज होते हैं, इन जितनी क्वांटिटी में होने चाहिए उतने में नहीं होते हैं, तो वो भी क्या उनमें क्या हो पाता है, वो मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, मतलब वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। और भी क्या रीज़न होता है, मान लो परफेक्ट शेप एंड साइज़ नहीं है, उनके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपका प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी आपको इतनी बात याद रखनी है कि एक परफेक्ट फर्टिलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, लगभग 60% स्पर्म का शेप एंड साइज परफेक्ट होना चाहिए, और इन 60% में से 40% की जो मोटिलिटी है वो विग्रस होनी चाहिए। ओके, स्पर्म का ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपका जो पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस और एक मेल गेमीट का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर की हमने यहाँ पर बात कर ली है। ओके, आप क्या करेंगे, एक बार एनसीईआरटी से भी इसको मैच कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।